तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जिनू रॉयल क्लैन, जिसे गोल्डन क्रॉ ऑफ केओस भी कहा जाता है, ये क्लैन इतना टेरिफाइंग और पावरफुल बन चुका है कि अपनी मिस्टीरियस शक्ति से पूरे एट्रिलम और वेस्टरलैंड को जीतने वाला है। मगर एट्रिलम के लोग ऐसा होने कैसे दे सकते हैं? आखिर कोई क्यों चाहेगा कि सारी शक्ति और सारे रिसोर्सेज पे सिर्फ एक ही क्लैन का राज हो? बस फिर क्या था, एट्रिलम की सारी शक्तियां एक तरफ और गोल्डन क्रॉफ केओस यानी जिनू रॉयल क्लैन एक तरफ। एट्रिलम के सारे पावरफुल फोर्सेस ने अलायंस बना के इस क्लैन का नाम और निशान मिटा दिया। और अब ये लोग मुझे भी यानी जिनू रॉयल ब्लड लाइन के नए प्रिंस को भी मारने के लिए आ रहे हैं। बट किस्मत की हार मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 8 रैंक के इन पावरफुल लोगों ने जिस तरह से मेरे क्लैन को खत्म किया, तो मैं भी कसम खाता हूँ कि इन्हें मारे बगैर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इतना क्या क्या, नाइन्थ प्रिंस एट्रिलम वालों के हाथों मरने के बजाय खुद को ही मार के सुसाइड कर लेता है। जिस पर अब समय बीतता है और हमें एट्रिलम में ही किसी एक रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का अचानक ही अपनी आंखें खोलते हुए उठ जाता है और उठते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है, मेरा रॉयल पैलेस तो वो नहीं लग रहा। जिस पर ये लड़का अब कंफ्यूज होकर चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, जहाँ ये अचानक आईने को देखकर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या ये तो एक नौजवान लड़के की बॉडी है जिसकी उम्र 17 या 18 होगी। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोल्डन क्रॉफ केओस का नाइन्थ प्रिंस जिसने खुद को खत्म कर लिया था, उसका आखिरी सोल इस लड़के के मरने से पहले इसके बॉडी में आके एंटर हो गया था। तो अब नाइन्थ प्रिंस अब काफी शौक होती हुई कहता है कि क्या मैं इस लड़के की बॉडी में दोबारा से रिबॉर्न हो गया, लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल है? जिस वक्त अभी इसके सर पे काफी जोरों का दर्द होता है और इसे इस लड़के की मेमोरी बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ती है। नाइन्थ प्रिंस इस मेमोरी को देखते हुए कहता है कि इस लड़के का नाम सीन चैन है और ये किंग ऑफ डीमन नामक सेक्ट का यंग मास्टर है। इस लड़के के पास कोई भी खास काबिलियत नहीं है और 5 साल की उम्र से ही इसने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट इसके बावजूद भी आज तक इसने सिर्फ फ्यूजन स्पिरिट रिलम के 2 लेवल को ही ब्रेक थ्रू किया है, जबकि ये कल्टीवेशन का सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेज है। कल्टीवेशन में ऑलमोस्ट 0 टैलेंट यानी वेस्ट होने के बावजूद भी इसने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो अपने क्लैन के लिए पावरफुल बनेगा। अभी ये लड़का जिस सेक्ट में है उसका नाम सिंग एकेडमी है और यहाँ की सबसे सुंदर टीचर इसे वेस्ट होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा मानती है, जिसकी वजह से इस सेक्ट के ऑलमोस्ट सारे डिसेबल से बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। जब जब ये लड़का अकेला होता है तो एक खास ग्रुप के डिसेबल से बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते हैं और कुछ दिनों पहले तो उन डिसेबल्स ने इसके माँ को भी बहुत ही बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, कोई चाहे कितना ही ज्यादा वीक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माँ बाप की बुराई कैसे सुन सकता था। ये लड़का जीन बगैर कुछ सोचे उन लड़कों से भिड़ गया, मगर इसका अपोनेंट काफी पैसे वाला और पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर लिंग सिंह था। वो दरअसल उस टीचर को लाइक करता है जो जीन को मानती है, इसीलिए लिंग सिंह ने इसे अपने लड़कों के साथ मिलकर इसे बहुत ही बेरहमी से मारा। ऑलमोस्ट ये डेड हो चुका था, लेकिन तभी एन मौके पे मेरा पावरफुल सोल ने इसके बॉडी में एंटर किया। वो तो ये थी इस लड़के की कहानी, ये भी मेरी ही तरह किस्मत का मारा है। खैर तुम चिंता मत करो लड़के, भले ही तुम मारे गए बट तुम्हारी बॉडी में अब मैं द नाइन्थ प्रिंस ऑफ गोल्डन क्राउ। मैं तुम यानी सिंचन बन के तुम्हारी माँ से किए हुए प्रॉमिसेस और अपने गोल दोनों को एक साथ पूरा करूंगा। जिस वक्त अभी अब सीन को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो अब इधर अब हम बाहर देखते हैं कि एक लड़की कुछ डिसेबल को सीन के कमरे में घुसने से रोक रहे थे। जिस बार ये डिसेबल काफी हंसते हुए क्या था कि तुम तो रोनर हो ना सीन की क्लोज फ्रेंड, मैंने सुना है कि तुम दोनों एक साथ ही उस 2 टके के गांव से इस सेक्ट में आए थे। खैर तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो, बास्टर्ड तो मारा गया। ब्रदर लिंग सिंह ने हमें आखिरी बार उसकी लाश देख के आने के लिए कहा है, ताकि इसकी मौत पे आज रात को एक अच्छा सा जश्न हो सके। और इतना क्या कि ये डिसेबल इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब रोनर कहती है कि मेरे नजदीक मत आओ, मैं तुम लोगों को वार्न करती हूँ। बट ये लड़के काफी कमीने तरीके से हंसते हुए इसे पकड़ के कहीं ले जाने लगते हैं, जिस पर रोनर चिल्लाती हुई कहती कोई मदद करो, ये लोग मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तभी अचानक ही सामने का गेट एक धमाके के साथ टूट जाता है, जिस पर ये डिसेबल कह रहे हैं कि कौन है रे, किसकी इतनी हिम्मत भी जानते नहीं कि हम लोग ब्रदर लिंग जी के गैंग से है। तब सीन बाहर आते हुए कह रहा है कि रोनर को छोड़ दो और अपने एक एक हाथ काट के मुझसे माफी मांगो, वरना तो तीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं लौटेगा। जिस पर ये लड़का कह रहा है तुम जिंदा हो लेकिन हमने तुम्हें मरते दम तक पीटा था। तब रोनर कह रही तुम उठ गए,
जिस पर ये लड़का अपने मन में क्या था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जिसे रोज बुली करते थे ये वो बास्टर्ड नहीं है। हमने तो इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दिया था, तो फिर ये वापस से खड़ा कैसे हो गया। तो अब सीन अब अपनी ऑरा को अपेयर करने लगता है, जिस पर ओनर कह दे कि भागो यहाँ से, तुम अभी इंजर्ड हो। तो अब सीन क्या था कि डोंट वरी रोनर, अब मैं वो सीन नहीं हूँ जो पहले कभी हुआ करता था। आज से और अभी से मैं उन सबको जान से मार दूंगा जो मुझे या फिर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की जरूरत करे। जिस पर ये लड़का क्या था कि अब डायलॉग मारना बंद कर, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे लिए सही क्या है। उस दिन भी तुम जोश में आके बिल्कुल इसी तरह से हमसे टकराए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हमने मरते दम तक तुम्हें पीटा, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम कैसे बच गए। तो अब सीन क्या था कि लास्ट 30 सेकेंड जल्दी से माफी मांगो। जिस पर ये लड़का क्या था कि माफी और तुझसे चलो आज तुम्हारा खेल कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। तो ऐसे भी हम यहाँ पे तुम मरे या नहीं यही कंफर्म करने के लिए आए थे। अब तुम्हें मारने के बाद ये लड़की भी हमारी हो जाएगी। तो अब सीन काफी गुस्से में क्या था कि रोनर को छोड़ दो और जिन हाथों से उसे छुआ है उसे काट के माफी मांगो। जिस पर ये लोग काफी हंसते हुए कह रहे हैं कि क्या मस्त जोक मारा, लगता है दवाइयाँ खा के इसका दिमागी संतुलन हिल गया जो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भूल गया क्या बास्टर, तुम सिर्फ सेकेंड लेवल पे हो और मैं फ्यूजन स्पिरिट के 5th लेवल पर। और इतना क्या कि ये सीन को मारने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर सीन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये भी अपने फिस्ट से इसके ऊपर मार देता है, जहाँ ये लड़का तुरंत ही काफी जोरों से पीछे से आके गिरता है। तब ये दोनों चमचे काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, जिस पर ये लड़का गिरते हुए ऑन द स्पॉट यहीं पर मारा जाता है। तब सीन अब इन दोनों की तरफ देखता है, जहाँ ये दोनों काफी गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि माफ कर दो भाई, हम लोग तो बस चमचे हैं। तब सीन कहता कि साहब लेकिन दोबारा मेरी नजरों में मत आना, और हाँ उस लिंजिक से भी जाके कह दो कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था अब उसका इनाम देने में उसके पास आ रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन क्या था कि जाओ और जाके लिंक्डइन से कह दो कि आज तक उसने जो भी मेरे साथ किया है उसका इनाम देने में बहुत ही जल्द उसके पास आ रहा हूँ। तो अब ये लोग भी एकदम घुटनों पर बैठते हुए कह रहे कि यस भाई हम लोग समझ गए, मैं अभी चाहता हूँ और उसे ये सारी बातें बताता हूँ। और इतना क्या कि ये लोग दौड़ के भाग जाते हैं, जिस पर ओनर कहते कि तुम अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। तो अब सीन क्या था कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सीन बहुत ही ज्यादा औसम है। तो अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था, जिस पर अब थोड़ी देर के बाद ये खुद से क्या था कि मुझे अपने गोल्डन क्रॉप के उस क्लैन को वापस से ग्लोरी में लाना है, और इस बार का डोमिनेंस पिछली बार से भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन अभी जो मेरी पावर है वो किसी चींटी के बराबर है, मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने लेवल्स को बढ़ाना होगा। और इतना क्या कि ये अपने केओस बॉडी सूत्रा को अपेयर कर लेता है, जहाँ नाइन्थ प्रिंस अब हमें बताता है केओस बॉडी और सूत्रा हमारे गोल्डन क्रॉप केओस क्लैन का एक बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक है। इस टेक्निक को सिर्फ वही कल्टीवेट कर सकता है जो हमारे ब्लड लाइन से बिलोंग करता हो। अगर किसी ने इस टेक्निक को चुरा के भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो फिर उसका बॉडी इसके पावर को झेल ही नहीं पाएगा और उसकी मौत इंस्टेंटली हो जाएगी। केओस बॉडी सूत्रा कल्टीवेशन को एक बोनस स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे कल्टीवेशन लेवल बहुत ही फास्टली ब्रेक थ्रू होता है। यानी एक मामूली पर्सन चाहे कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, जब तक वो कल्टीवेशन के 10 लेवल्स को पूरा करेगा उतने में हमारे केओस ब्लड लाइन के लोग कम से कम 20 या 25 लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक थ्रू कर लेंगे। बस यही वजह थी कि हमारे लिए एट रिलम को जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, और पूरे एट रिलम में हमारा क्लैन सबसे टेरिफाइंग क्लैन था, जिस पर आप कल्टीवेट करते करते इसके सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं। तो अब सीन क्या था कि इस लड़के के पास जो भी रिसोर्सेस थे वो तो शुरू होते ही खत्म हो गए, और चूंकि इसका सोल और बॉडी काफी ज्यादा वीक है इसलिए केओस बॉडी सूत्रा भी एक्टिव नहीं हो सका। मुझे लगता है कि पहले इसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे लेजेंडरी मेथड 3 पावर ऑफ गॉड का यूज करना होगा। ये मेथड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल बॉडी और सोल। ये तीनों कल्टीवेशन अंत में एक दूसरे से इमर्ज हो जाएंगे। पहला मेथड स्पिरिचुअल एनर्जी, ये हमारे मेरिडियंस और वीन्स को 10 गुना तक ज्यादा पावरफुल बना देता है। दूसरा है सोल, अगर कल्टीवेटर की आत्मा ही पावरफुल ना हो तो कल्टीवेटर अंदर से वीक होगा।
और तीसरा है फिजिकल बॉडी। ये कल्टीवेटर के बाहरी ढांचे को इतना सुडौल और ताकतवर बना देता है कि बगैर किसी डिफेंस के भी कल्टीवेटर सामने वाले के अटैक को बहुत इजीली रोक सकता है। जो भी इस थ्री पावर ऑफ गॉड मेथड को एक साथ मर्ज कर लेता है उसके बॉडी में किसी भी टाइप का वीकनेस नहीं रह जाता, यानी वो किसी भी टाइप के टेक्निक्स या फिर अटैक्स को सीख सकता है। प्रीवियस लाइफ में मुझे थ्री पावर ऑफ गॉड मेथड को कल्टीवेट करने में बस 1 ही घंटे लगे थे, पता नहीं इस लाइफ में कितना टाइम लग जाएगा। और इतना क्या कि जीन इस टेक्निक को कल्टीवेट करने में लग जाता है, जहां अब करीब 4 घंटे बीतने के बाद जीन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि हो गया, थ्री पावर ऑफ गॉड मेथड सक्सेसफुली कल्टीवेट हो गया। अब ये बॉडी भी केओस बॉडी सूत्रा को सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि उस बॉडी सूत्रा को कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अरे हाँ याद है, चलो बाहर आओ। तब चीन के बॉडी से एक टावर बाहर आता है, जिस वजह चीन कहता है कि ये एक एंशिएंट ट्रेजर है जो मुझे कियोस गॉड माउंटेन में एक्सीडेंटली मिला था। ये मेरे सोल के साथ मर्ज है, यानी मैं जब चाहूँ इसे अपेयर कर सकता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इसका यूज नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होगी। तो अब बगैर किसी देरी के चलो कि उस बॉडी सूत्रा को स्टार्ट करते हैं। अगर ये बॉडी अब भी इस टेक्निक को नहीं झेल पाई तो इस बार मैं कम्प्लीटली खत्म हो जाऊंगा। जिस बार इतना क्या कि जीन अपनी पूरी क्षमता के साथ इसके उस बॉडी सूत्रा को कल्टीवेट करने में लग जाता है, जहाँ 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तब सीन अब काफी पेन में आती हुई क्या था कि मैंने थ्री गॉड ऑफ पावर की टेक्निक को भी एक्टिव कर दिया। इसके बावजूद भी ये टेक्निक इतना ज्यादा हार्ड क्यों लग रहा है। मेरी बॉडी ये शक्तियाँ संभाल नहीं पा रही, लगता है अब मैं फटने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ऊपर वाले मुझे एक लास्ट चांस दिया है, मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। जिस पर अब सीन चेंज होता और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन अपने केओस बॉडी सूत्रा को इनहेरिएट करते हुए क्या था कि फाइनली मैंने अपने ब्लड लाइन की सबसे मिस्टीरियस टेक्निक कंप्लीट कर ली। अब मेरा सोल प्रीवियस लाइफ की तुलना से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया। मैं कोई भी टेक्निक बस देख के या फिर कुछ ही मिनटों में सीख सकता हूँ। कल्टीवेशन लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए बस खाने या फिर सोने जितना ही आसान हो चुका है। तब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि रोनल सीन को लेकर सेक्ट में पहुंचे हुए थे, जहाँ सीन पूछता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। जिस पर ओनर कहती है कि भूल गए आज इस सेट का एनुअल सेरेमनी डे है। जितने भी लोग इस जिंक सेट के डिसाइपल या फिर मेंबर्स थे वो आज होली एम्प्रेस के सामने अपना सर झुकाएंगे। देखो वो रही एम्प्रेस, ये स्टैचू कहा जाता है कि वो पहली लेडी थी जिसने इस सेट को क्रिएट किया था। तब सीन देखते हुए कहता है कि क्या, हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम कैली सिंह था। ये मेरे सेक्ट में भी कल्टीवेशन सीखने के लिए आई थी, लेकिन काफी डिसेंट टैलेंट होने की वजह से मेरे सेक्ट में इसका एडमिशन नहीं हुआ था। जिस वक्त अभी अब जेन कुछ फील करते हुए क्या था कि लोग वो कमीने आ गए। तो पीछे हम देखते कि लिंक से और उसका पूरा गैंग सीन को ही घूर रहा था। तो अब सीन क्या था कि मौका भी है और दस्तूर भी, बस एक छोटी सी गलती करो और मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जिस पर अब यहाँ पे एक एल्डर आते हुए कहते हैं कि सब लोग ध्यान दो। होली एम्प्रेस के रिचुअल सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। सारे डिसाइबल्स अपने घुटनों पर बैठ के इस लाइफ के लिए होली एम्प्रेस से प्रार्थना करेंगे। तब सारे डिसाइबल्स भी घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी एल्डर काफी भड़कते हुए कहता है कि अब बाबू है, तुम अभी तो घुटनों पर क्यों नहीं बैठे, जल्दी से घुटनों पर बैठो और होली एम्प्रेस से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो। जिस पर रोना चीन से कहती है कि घुटनों पर बैठ जाओ, हम होली एम्प्रेस की वजह से आजाद हो गया आज इस सेक्ट में घूम रहे हैं। तब सीन कहता है कि डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर लिंग सिंह कहता है कि देखा एल्डर, ये कितना बड़ा बदतमीज है, इसे लगता है कि हम सब के सब फूती हैं जो होली एम्प्रेस की पूजा कर रहे हैं। एल्डर आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं इसकी एक एक पसली तोड़ के कुत्तों को खिला दूंगा। तब इसके गैंग वाले भी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, ये तो साक्षात होली एम्प्रेस की डिसरिस्पेक्ट है। इस सेक्ट में तो इससे बड़ा कोई और पाप हो ही नहीं सकता। जिन के बच्चे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर चीन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी होली एम्प्रेस मेरे रिस्पेक्ट को झेल पाएगी। तब ये डिसाइबल कहता है कि क्या ये क्या बक रहे हो मदरबोर्ड। जिस पर लिंग सिंह कहता है कि एल्डर लगता है गलत दवाइयाँ खाने की वजह से ये पागल हो गया है।
आप बस ऑर्डर दीजिए, इस पागल के इलाज मैं करता हूँ। तब ये एल्डर कहता है कि सीन जल्दी से घुटनों पर बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांगो, वरना मुझे बाद में ब्लेम मत करना। जिस पर सीन कहता है कि वह क्या ही नाटक है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं तुम्हारी रानी के आगे अपने घुटनों पर बैठ रहा हूँ। और इतना कह के सीन होली एम्प्रेस के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब ऐसा होते यहाँ का पूरा जमीन ही हिल जाता है और अचानक ही एम्प्रेस की मूर्ति में क्रैक आते हुए एक धमाके के साथ फट जाती है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेन जैसे ही घुटनों पर बैठता है तो फिर इस एम्प्रेस की मूर्ति एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। तब सारे डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ रे, ये जिन का बच्चा दिवाली से पहले धमाका कैसे कर रहा है। जिस पर चीन क्या था कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी एम्प्रेस मेरी इज्जत को नहीं झेल पाएगी। तब ये एल्डर कहते हैं कि चीन यहाँ आओ। जिस पर चीन कहता है कि जो बोलना है वही से बोलो, मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा। तब ये एल्डर कहता है कि तुमने किया कि एम्प्रेस के स्टैचू के साथ जो ये अचानक से टूट गया। जिस पर चीन कहता है कि ये मामूली एम्प्रेस वाला मेरे प्रेजेंस को होल्ड कैसे कर पाती, अगर इसकी जगह इस पूरे रिलम का लॉर्ड भी होता तो भी उसका भी यही हाल होता। मेरे और इज्जत को मैच कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तब ये एल्डर कहते हैं कि क्या। जिस पर लिंग सिंह कहता है, सुना एल्डर ये कितना बदतमीज हो चुका है, ये ना तो एम्प्रेस की इज्जत करता है और ना ही इस सेक्ट की। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चाह रहा हूँ इसे एक सबक सिखाने। और इतना कह के लिंग सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब सीन क्या था कि मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। और इतना क्या कि ये एक ही लाफे में से गिरा देता है। जिस पर लिंग सिंह कहता है कि क्या। तब सारे डिसेबल भी काफी शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ब्रदर लिंग सिंह तो फ्यूजन स्पिरिट के 8वें लेवल पर है, बट इस जिन ने तो इसे एक ही लाफे में लिटा दिया। जिस पर सीन क्या था कि मैं काफी दिनों से इस मौके की तलाश में था, फाइनली तुम रडार में आ ही गए। तब लिंग सिंह भी काफी शौक होती हुई क्या था, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कल तक जिसे मैं कुत्तों की तरह पीटता था, अपने पैरों तले रोता था, आज उसने मुझे ही थप्पड़ मारा। नहीं, अब ये नहीं बचेगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। और फिर लिंग सिंह काफी गुस्से में एक और अटैक को क्रिएट करते हुए सिंह की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर सीन क्या था कि आओ थप्पड़ तो बस ट्रेलर था, अब मूवी बनाते हैं। और इतना क्या कि सीन इसके अटैक को पकड़ लेता है। जिस पर लिंग सिंह क्या था, क्या इसने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन ये तो मेरा सबसे पावरफुल अटैक था। तब सीन अब अपने अटैक को क्रिएट करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। जिस पर लिंग सिंह काफी डरते हुए क्या था कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब सीन अपने अटैक को एन मौके पर रोक लेता है। और रोकते हुए कहता है कि क्या भाई, तुम तो बड़े फुद्दू निकले, मैं चाहूँ तो पलक झपकते तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, बट तुम्हारे ग्रैंडपा लॉन्ग सॉन्ग का हमारे क्लैन के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। जिस पर लिंग सिंह काफी डरते हुए कहता कि हाँ थैंक यू भाई। तब सीन कहता कि तुम जियोगे और जरूर जियोगे, लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी, आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश जो की थी। जसवाल से क्या था कि नहीं भाई ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। तब सीन पहले एक किक मारते हुए इसे साइड करता है, उसके बाद अपने पंच को मारते हुए क्या था कि इससे तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगी। और इतना कह के जिन इस पंच को मार देता है। जसवा पंच को खाते लिंग सिंह सीधे दीवार में जाके घुस जाता है और कहराते हुए क्या था कि मेरी कल्टीवेशन मेरे पूरे बॉडी में लकवा मार गया, मैं कोई भी हिस्सा नहीं हिला पा रहा। तब ये देख के डिसेबल्स भी काफी शौक होते हुए कहते हैं कि देखा तुमने, उसने लिंग सिंह को बस एक ही पंच में कम्प्लीटली वेस्ट बना दिया। जिस पर बगल वाला क्या था कि अरे कोई पता करो आज ये जिन कौन सा माल फूंक के आया है, बेचारा रोज धुलता था लेकिन आज तो ये खुद ही धोबी बन गया। तब रोनर भी काफी शौक होती हुई कह रही कि क्या ये वही जिन है जो पहले कभी हुआ करता था। जिस पर ये एल्डर अब अपनी मन में कह रहा है कि लिंग सिंह के फादर जो डायनेस्टी के जनरल है, अगर उसे पता चल गया कि किसी ने मेरे सामने लिंग सिंह का कितना बुरा हाल किया है तो फिर वो तो मुझे कच्चा ही निकाल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके ये मैटर सॉल्व करना होगा। अगर मैं इस बास्टर्ड को लिंग सिंह के फादर के सामने ले जाऊं तो फिर शायद वो मुझ पे नहीं भड़केगा। तब यही सोच के ये एल्डर कहता है कि बास्टर्ड जिन, तुमने बगैर किसी कसूर के लिंग सिंह को विकलांग बना दिया, अब तुम्हें इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ चलना होगा। जिस पर चीन क्या था कि ओल्ड मैन तो ये तुम्हारी नजरों में बेकसूर था,
मेरे ख्याल से तुम ये भी जानते होगे कि ये मुझे किस तरह से डेली बुली करता था, और कुछ दिनों पहले तो इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। शायद तुम्हारी नज़रों में ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है ना? तो अब ये एल्डर क्या है तुम्हारी तो। और फिर ये एल्डर चिल्लाते हुए क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले कहाँ मर गए। जिस बार यहाँ पे अब लॉ इन्फोर्समेंट ग्रुप के डिसाइपल्स आने लगते हैं, जहाँ डिसाइपल्स इन्हें देखते हुए क्या है कि देखो वो सीनियर ब्रदर तेन जी है, उसकी लेवल फ्यूजन स्पिरिट रिलम के पीक पर है। अभी शायद छोटे मोटे मामलों को संभालने का जिम्मा इसे ही मिला है। तो बगल वाला क्या था पीक लेवल, इसका मतलब इसने फ्यूजन स्पिरिट रिलम के 14 लेवल्स को ही ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर चेन क्या था कि ओल्ड मैन तुम बस मुझे इतना बताओ कि लिंक्सिंग की फैमिली की तरफ से ये थूक चटाई करने पर तुम्हें कितना मिलता है। तो अब ये एल्डर क्या था कि बस बहुत हो गया, पहले तुमने एम्ब्रेस की मूर्ति तोड़ी, उसके बाद इस बेचारे लिंक्सिंग को बेवजह ही जड़ किया। लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों इसे ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि भविष्य में कोई और डिसाइबल ऐसी गलती करने का दुस्साहस ना करे। जिस पर चीन क्या था कि वाह बुड्ढे वाह, तुम तो थूक चटाई के एक्सपर्ट निकले। तो अब ये सीनियर डिसाइबल तेंसी क्या था कि ये क्या हो रहा है, इसने तो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। जिस पर तेंसी अब चिल्लाते हुए क्या था कि खामोश हो जाओ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लड़कियों से ऐसे बातें करने की, तुम्हें सजा दूंगा मैं इस गलती के लिए। और इतना क्या कि ये अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है। तो अब ये लड़कियां काफी डरते हुए क्या देखी गया सीन का खेल खत्म हो गया। जिस पर ओनर भी क्या देखी चलो हम लोग वापिस से गांव चलते हैं। तो अब सीन क्या था कि चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर ओनर भी ओके कहती है। तो अब सीन क्या था कि वो तो तुम लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल हो, आखिर तुम तब कहाँ चले गए थे जब लिंक्सिंग मुझे डेली डेली बुली करता था। तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर तब कहाँ था जब इसके ग्रुप के डिसाइबल मेरी रोनर को परेशान कर रहे थे। लगता है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कमजोरों पर ही लागू होता है, लेकिन टेंशन मतलब अब मैं कमजोर नहीं रहा। तुम्हारा ये जो लॉ है उसकी बनाओ बत्ती और डाल लो अपने पीछे वाले जेब में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर ये लड़कियां कहती है कि अरे बाप रे सीन ने ये क्या कह दिया, ये बिल्ली जैसा लड़का तो अब अचानक ही शेर बन गया। तो बगल वाली कहती है कि लिंक्सिंग को डिफीट करना अलग बात था, लेकिन तेंसी को डिफीट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस बात तेंसी अब काफी गुस्से में क्या था कि बाशर लड़के तुम अब मुझे कानून सिखाओगे। तो अब सीन क्या था कि रोनर आंखें खुली रखना भी और एक्शन बाकी है। जिस बात तेंसी अपने टाइगर फिस्ट को क्रिएट करते हुए क्या था कि तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुमने अभी तक जितनी भी गलतियां की हैं उसका पनिशमेंट मैं तुम्हें एक साथ ही देता हूँ। तब सीन इसके अटैक को देखते हुए क्या था कि अर्थ लेवल टाइगर फिस्ट, ये अटैक काफी अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं। इस लेवल के अटैक से अब मेरा एक बाल भी बांका नहीं होने वाला। जिस पर इतना किया कि जेन इसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेजी ने अपने टाइगर फिस्ट को चीन की तरफ कर दिया था, जिसे देखकर चीन क्या था कि यह टाइगर फिस्ट काफी ज्यादा बढ़िया है, बट मेरे लिए नहीं क्योंकि इससे मेरा बाल भी बांका नहीं होने वाला। और इतना क्या कि चीन इस अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। तो अब ये लड़कियां काफी शौक होती हुई क्या रही क्या ये वही चीन है। जिस पर बगल वाली क्या कि नहीं ये तो मुझे कोई रिकार्नेशन लग रहा है। तो फर्स्ट वाली क्या देखी वही तो, ये सिर्फ अपने हाथों से तेंची जैसे लोगों का अटैक कैसे रोक सकता है। जसवा तेंची काफी खुश होती हुई क्या था कि बढ़िया है जल्दी मरेगा। तो अब सीन इधर अपने फिजिकल बॉडी से इस अटैक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जसवा तेंची का दिमाग फट जाता है और ये काफी शौक होती हुई क्या था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अब सीन क्या था कि तुम इस पावर के साथ खुद को कानून का रखवाला समझ रहे थे। खैर तुमने तो अपनी पावर दिखा दिया, अब मेरी बारी है। और इतना क्या कि जेन एक मंत्र को पढ़ती हुई क्या था कि डीमन पिलर जल्दी आओ मैं तुम्हें समन करता हूँ। तो अब इसकी इतना क्या था इसके हाथों में काफी बड़ा पिलर अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर डिसाइबल्स काफी शौक होती हुई कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक तो हमारे सेक्ट में नहीं सिखाई जाती। तो अब सीन क्या था कि जाओ पिलर खत्म करो उससे। जिस पर इस पिलर को अपनी ओर आता देखते ऐसी क्या था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई फॉल्स टेक्निक है। तो अब सीन क्या आता है कि क्या फॉल्स है और क्या ट्रू ये अभी पता चल जाएगा। तुम लोगों को लगा था कि तुम लोग सिर्फ एक कमजोर लड़की को ही बुली करके पावरफुल बन गए थे। जिस बात ऐसी क्या था कि मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, ये मुझे नहीं मार सकता। मेरे बाप दादा बहुत ही बड़े पोस्ट पर हैं, तुम पछताओगे। बट इसकी इतना क्या थे ये पिलर इसके ऊपर आके गिर जाता है।
तो अब इसके इम्पैक्ट से डिसाइबल्स इधर उधर गिरते हुए कह रहा है कि भागो रेसिन मॉन्स्टर बन गया। जिस पर तभी अब इस पिलर में से एक एनर्जी रिलीज होती है। तो अब सीन क्या था, डीमन पिलर मंकी गॉड से इंस्पायर एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। इसे मैंने सुप्रीम्स के टूर्नामेंट में फाइट करके जीता था। अभी शायद बहुत ही वीक होने की वजह से मैं सिर्फ इसका यूज एक ही बार कर सकता हूँ। जिस बार ये लड़की क्या देखी, अरे देखो तेंसी का तो राख भी नहीं बचा। जरूरी है सीन किसी डीमन से पोजेस है। तो बगल वाली क्या देखी, अच्छा ये हमारा दुश्मन नहीं है। जिस बार सीन क्या था कि देखा सबने, यही अंजाम होगा अगर किसी ने मुझे या फिर मेरी रोनर को परेशान करने की कोशिश की। मैं आपसे किसी को भी मौत के नीचे कोई भी सजा नहीं देने वाला। तो अब ये एल्डर कह रहा है कि तुम इविल बास्टर्ड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दो डिसाइबल्स की जान लेने की। अब तुम्हें मारने पर मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। जिस पर चीन कह रहा है कि वर्ल्ड मैन तो तुम फाइनली अपने औकात में आ ही गए। अच्छा मैं भी तब से इसी का वेट कर रहा था। तो अब ये एल्डर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से ट्रिक का यूज कर रहे हो, बट मेरे सामने तुम्हारी ये सारी चालें बेकार है। जिस पर जीन अपने मन में कह रहा है कि ये कम से कम डिवाइन रिलम के ऊपर का बंदा है। इससे फाइट करने के लिए मुझे भी अपनी पावर से बूस्ट करनी होगी। तो अब यही सोच के जीन 3 पावर ऑफ गॉड को एक्टिव कर लेता है और एक पंच को क्रिएट करते हुए कह रहा है कि अब इसका इम्पैक्ट 10 गुना है। जिस पर ये एल्डर जैसे ही जिन से टकराते हैं वैसे इनका हाथ टूट जाता है और ये काफी पेनफुली चिल्लाते हुए कह रहा है कि मेरा हाथ। तो अब सीन क्या था कि हाथ टूटा, अब फेफड़े की बारी है। जिस पर इतना क्या कि ये इसे एक बार पंच मार देता है। तो अब ये एल्डर काफी तेजी से पीछे जाके गिरते हैं। जिस पर डिसाइबल सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या एल्डर की वो डिवाइन रिलम के 5वें लेवल पर है, जो कि कल्टीवेशन का 4था स्टेज है। तो अब एल्डर की वो अब उठते हुए कहते हैं कि गुड, वेरी गुड, तुमने अब मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब चाहे तुम्हें बचाने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए, बट तुम्हें मारे बगैर मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला। जिस पर तभी यहाँ पर डीन आते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया। तो अब इन्हें देखकर डिसाइबल्स कहते हैं कि देखो हमारे सेट के डीन आ गए और उनके साथ मोस्ट ब्यूटीफुल टीचर मिस यल्ला भी आई है। जिस पर बगल वाला कहता है कि पगले बुरी नजर से मत देखना, तुम्हारी होने वाली भाभी है। तो अब सीन क्या था कि वो तो ये है डीन सिंह, जो कि हमारे सेट के सबसे पावरफुल पर्सन है और इनके साथ ये वही टीचर है जो मुझे काफी ज्यादा मानती है। अरे यार, इनका चेहरा देखे लग रहा है कि अब मुझे फिर से लेक्चर सुनाने वाली है। जिस पर मैं सीनू अब सीन के पास आती हुई कह रही, क्या तुम ठीक हो सीन? तो अब सीन कह रही, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर मैं सीनू कह रही कि वेट मैं देखती हूँ और इतना क्या कि ये बहुत ही फनी स्टाइल में सीन को देखने लगती है। तो अब लड़की वो कह रही डीन, इस लड़के ने दो डिसाइबल्स को जान से मार डाला और होली एम्प्रेस की मूर्ति भी तबाह कर दी। आप जल्दी से इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। पता नहीं कैसे ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक का यूज कर रहा है। अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ा तो फिर ये जानवरों की तरह दूसरे डिसाइबल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिस बार में सीन कह देखी इनका तो रोज का है और फिर ये सीन को लेकर यहाँ से जाती हुई कह रही, तुम मेरे साथ चलो। तो अब इनके जाने के बाद एल्डर क्यू कहता है कि डीन आपने उससे। जिस बार डीन कहता है कि यहाँ क्या हो, उससे मैं बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ। दोबारा सीन के साथ उलझने की कोशिश मत करना, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे भिड़ने के बाद तुम लोग जिंदा बचो। भाई से वो बोलो, लेकिन मुझे इस सीरीज का डीन काफी बवाल लगा, लुक और एटीट्यूड दोनों में। तो मिसिनो अब सीन को लेकर फॉरेस्ट में आ जाती है, जहाँ जेन इसे देखते हुए कह रहा है कि यही वो लेडी है जो मुझे हमेशा बचाती थी, हर बुले हर झगड़े या फिर मारपीट से। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं एक वेस्ट डिसाइपल हूँ कल्टीवेशन में। यह हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती थी और प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेस भी प्रोवाइड कर देती थी। बस इन्हीं की वजह से ये लड़का जीन कभी भी अपने गांव लौट कर नहीं गया। बट मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी ब्यूटीफुल लेडी एक वेस्ट डिसाइपल के लिए इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड कैसे हो सकती है। जिस पर अब सीनू पूछते है कि आज तुम्हारे चेहरे पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। तो अब सीन क्या रही, आज मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया अपने चेहरे पे चोट पहुंचाने का और आज के बाद कभी वो लोग ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। जिस पर मिसिनू कह रही कि अच्छा, इसका मतलब तुम पावरफुल हो गए हो। चलो चलो बताओ, ये अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्योंकि कल तक तो तुम उन लड़कों से बचने के लिए मुझे देखते मेरे पीछे आके छिप जाते थे। तो अब सीन काफी शर्माती हुई कह रहा कि मैं ये सब भी करता था। खैर मैं आपको बता दूं कि डेली योगा, व्यायाम और हरी सब्जियां खाने की वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है।
मैं सीनू आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट किया। जिस बार मैं सीनू क्या देखिए मुझे पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा। तब वीनू पूछती है कि क्या तुम्हारी रुकी हुई कल्टीवेशन दोबारा से अवेक हो गई। चलो अब शर्मा मत बताओ मुझे तुमने क्या किया। जिस पर जेन अपने मन में क्या था कि वो तीनों ने भांप लिया, बट मैं इन्हें अभी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। तो मिस सीनू कह रही ठीक है मत बताओ, लगता है अब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। होता है सब लोग पावरफुल हो जाते हैं तो अपने करीबियों को भूल जाते हैं। जिस पर चीन अब मिस सीनू को हक करते हुए कह रहा है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन अब प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन के अपने लोगों की हिफाजत कर सकूं। और इतना क्या कि सीन यहाँ से चला जाता है। अब इसके जाने के बाद में सीनू कह रही कि ना जाने मैंने कितने सालों का वेट किया इस शब्द को सुनने के लिए। नाइन्थ प्रिंस मैं तो तुम्हारा तब से वेट कर रही थी जब से मैंने तुम्हें केओस गॉड माउंटेन में लड़ते हुए देखा था। उस लाइफ में तो तुम मेरे नहीं हुए, लेकिन इस लाइफ में हम साथ जरूर रहेंगे। लो भैया सस्पेंस पे सस्पेंस, यानी मिस सीनू भी आज की कोई मामूली लेडी नहीं है। इसका भी अपना अलग ही मकसद चल रहा है। जिस पर आप सी चेंज होता हम देखते कि जेन अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ रौनक आती हुई कह दी कि वेलकम बैक जेन। क्या जो कुछ भी हुआ वो वाकई में रियल था या फिर मैं ही कोई सपना देख रही हूँ। तो अब सीन कह रहा कि मेरे फादर कहा करते थे कल तक जो सपना था आज हम उसे हकीकत बना सकते हैं। मेरे छुटकी रौनक समय बहुत ही बलवान है, हम लोग कल तक भले ही कमजोर थे लेकिन आज नहीं। मैं वादा करता हूँ आपसे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तो अब रौनक कह रही तुम काफी अमेजिंग हो, लेकिन अफसोस मैं कोई हेल्प नहीं कर पाती। जसवा सीन कह रहा है कि इतनी खुददार लड़की है। और फिर सीन कह रहा है क्या मैं तुम्हें कोई टेक्निक दूँ तो तुम उसे पूरी मेहनत और लगन से सीखोगी। याद रखना कल्टीवेशन का पाथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें एक टेक्निक दूं तो तुम उसे पूरे मन से प्रैक्टिस करोगी। जिस पर रोनर कह रही कि यस मैं मेहनत से नहीं डरती, मैं पूरी सी जान लगा दूंगी उस टेक्निक को सीखने में। तो अब सीन क्या आता है कि ठीक है चलो किसी साथ प्लेस पर चलते हैं। और इतना क्या कि ये दोनों एक साथ प्लेस में जाने लगते हैं। जिस बार यहाँ पे आके सीन अपने मन में क्या था कि मैं भला इसे कौन सी टेक्निक दूं। मेरे पास टेक्निक्स तो हजारों हैं बट ये इसके लिए सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि मेनली ये सारी टेक्निक्स लड़कों के लिए है। और इन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने के लिए मेरे ब्लड लाइन का भी होना जरूरी है। तो फिर आखिर अब मैं करूँ क्या। अरे हाँ याद आया, 9 हेवनली सूत्र। ये टेक्निक एंशिएंट टाइम में एम्प्रेस रोंग यूज करती थी, जो अपने टाइम की मोस्ट पावरफुल एम्प्रेस थी। मैंने उनसे मजाक में एक बार कहा था कि मुझे भी ये टेक्निक सिखाओ ताकि जब मेरी बेटी होगी तब मैं भी उसे सिखा सकूं। और उसने मुझे सचमुच में ये टेक्निक दे दिया था। तो अब इस टेक्निक को इसे देती हुए क्या था कि ये लो इसे 9 हेवनली सूत्र कहते हैं। अगर तुमने इसके सारे स्टेजों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम ना सिर्फ पावरफुल बनोगी बल्कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की मोस्ट पावरफुल एम्प्रेस भी बन सकती हो। जिस बार ओनर भी तुरंत ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अब झील इस प्लेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगा देता है ताकि कोई भी रोनर को डिस्टर्ब ना करने पाए। जिसके बाद अब जीन खुद से क्या था कि मुझे इस वर्ल्ड को थोड़ा और अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि जब से मैं जागा तब से मुझे काफी चीजें नहीं पता। इसके अलावा मेरी कल्टीवेशन भी सिर्फ स्पिरिटुलम के 5वें लेवल पर है। मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिवाइन हर्ब्स की जरूरत होगी जो मेरे टावर में नहीं है। चलो देखा जाए कि आखिर इस सेट में मुझे क्या क्या मिल सकता है। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम देख कि जिन सेट के अंदर चला जाता है, जहाँ डिसेबल से देखते हुए क्या है कि आखिर ये वेस्ट यहाँ क्यों आया। इसका ना तो चेहरा अच्छा और ना ही कल्टीवेशन, पता नहीं लोगों को एडमिशन कैसे मिल जाता है। तो अब सीन इन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस पर तभी पीछे से आवाज आती है कि जिन। तो अब सीन पीछे देखती हुई क्या था इस देवी का किंग आप क्या मुझे ढूंढ रही है। जिस पर मैं सीन क्या देखिए आज सियोनियन डायनेस्टी के प्रिंसेस का 18th बर्थडे है और इस बर्थडे में काफी ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया है। तो अब सीन क्या था कि सियोन डायनेस्टी की प्रिंसेस, अरे हाँ याद आया उसका नाम वो जिन वो है, वो वाकई में काफी टैलेंटेड और सुंदर है।
इस लड़की की यादों में मैं देख सकता हूँ कि वो आज से 2 साल पहले उससे मिला था। तभी वो फ्यूजन स्पिरिट रिलम के 8वें लेवल पर पहुंच चुके थे। जिस बार मिसियन कह रही है कि तुम चल रहे हो ना, और इतना क्या कि ये इसे लेके जाने लगती है। तो अब सीन क्या था, थैंक यू बट मेरे पास अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। जिस बार मिसियन कह रही है कि क्या, लेकिन तुम तो प्रिंसेस को देखने के लिए मरते थे। पता भी है तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड लेने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। सुनो, ये ग्रैंड रॉयल पार्टी और इसमें कई बड़े बड़े घराने के प्रिंसेस आने वाले हैं। तब सीन क्या था कि ओ तब तो वहाँ का माहौल देखना बनता है। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम देखते कि ये लोग इस रॉयल पैलेस में पहुंच जाते हैं। तब सीन क्या था कि वहाँ खर्चा तो बहुत किया है। तब मिसियन क्या थी, हाँ इस पैलेस को स्पेशली प्रिंसेस के लिए ही खरीदा गया है। खैर एक छोटा सा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उनमें से कोई अच्छे होंगे तो कोई बहुत बुरे, इसलिए उनके साथ कोई भी सीन क्रिएट मत करना। जिस पर सीन क्या था कि डोंट वरी, जब तक वो लोग मुझे नहीं छेड़ेंगे तब तक मैं भी उन्हें नहीं छेड़ूंगा। तो अब किन्यून क्या थी, ठीक है अब आराम से पार्टी में घुस जाओ, मैं कुछ देर के बाद प्रिंसेस के साथ आऊंगी। जिस पर चेन भी आराम से जाके एक टेबल में बैठ जाता है। तो अब यहीं पर मौजूद एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि हाँ आज बहुत ही बड़े बड़े घराने के प्रिंस आने वाले हैं। कोई भी कल्टीवेटर डिवाइन रिलम के नीचे नहीं होने वाला। हम लोग का तो भाग्य अच्छा है जो हम लोग सीन एकेडमी के डिसाइबल है और हमें ऐसे इनविटेशन मिल गया। तो अब ये लड़की क्या थी कि अच्छा तो फिर वो वहाँ कौन है। जिस पर ये लड़का भी सीन को देखकर काफी शौक होती हुई क्या था, क्या सिर्फ फ्यूजन स्पिरिट रिलम का 5वां लेवल। अरे नहीं, लगता है नौकर होगा, गलती से थक के टेबल में बैठ गया। तभी यहाँ अब अनाउंसमेंट होती है कि सिन डायनेस्टी के फर्स्ट और सेकंड प्रिंस आ रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी बहन वू सिन वू के लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया है, जिस पर सारे लोग भी इन्हें ग्रीट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस क्या था कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए बोतलें खोलो और जी भर के एंजॉय करो, किसी की भी प्याली खाली नहीं रहनी चाहिए। तब सारे डिसाइबल भी प्याली छलकाते हुए यस प्रिंस कहते हैं। तभी आप कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट होती है कि मोआ डायनेस्टी के प्रिंस आ रहे हैं। जिस पर ये प्रिंस भी आते हुए कहता है कि ग्रीटिंग एवरीवन। तब दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि शुओ डायनेस्टी के प्रिंस भी आ चुके हैं। जिस पर प्रिंस शुओ भी आते हुए कहता है काफी दिनों के बाद मिले प्रिंस लॉन्ग। तब ये लड़का बताता है कि ये दोनों ही प्रिंस 24 साल के हैं और इनकी कल्टीवेशन ऑलरेडी डिवाइन रिलम पर पहुंच चुकी है। जिस पर ये लड़की भी कह रही है कि कितने औसम है ये दोनों। तब एक और अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस वूशन भी आ गए। जिस पर ये दोनों भी कह रहे कि यकीन नहीं हो रहा कि वो भी आया है। तब प्रिंस वूशन आते हुए कहता है कि लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। वैसे तुम दोनों हर पार्टी में आगे कैसे पहुंच जाते हो। अरे मजाक कर रहा था, इस बार प्रिंसेस का दिल जीत ही लेना, समझ गए तुम दोनों। जिस बार फर्स्ट प्रिंस आते हुए कहता है कि वो तो तुम लोग भी आ गए, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। तब इन्हें ज्यादा देखिए लड़का कहता है कि देखो ये लोग अपने अपने डायनेस्टी के होने वाले एम्परर्स हैं। जिस पर चीन इधर दबा के पीते हुए कहता है कितनी घटिया वाइन है, तब से चढ़ ही नहीं रही, लगता है वो क्वालिटी नहीं रही। वेट ए मिनट, ये कौन है, क्या मैं इसे जानता हूँ। यह लड़की कोई जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। जिस पर तभी प्रिंस वो इस लड़की के पास आती हुई क्या था, तुम तो जानती हो ना मैं कौन हूँ। तब ये लड़की भी यस कहती है। जिस पर आसपास की लड़कियां भी कहती कि देखो लगता है प्रिंसेस युओ को लुओ तेनवी पसंद आ गए। तब सीन क्या था कि लुओ तेनवी ये नाम। जिस पर प्रिंसेस युओ क्या था कि मेरे पास लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, बट पता नहीं क्यों तुम्हें देखते तुमसे भी दोस्ती करने की इच्छा जाग गई, चलो मुझसे हाथ मिलाओ। तब लुओ कह दिया कि क्या करो, अगर इसे मैंने मना कर दिया तो फिर ये मेरी फैमिली को हर्ट करेगा, लेकिन इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पर प्रिंस युओ कह रहा कि अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, मैं अच्छा लड़का हूँ, चलो ठीक है तुम सिर्फ मेरे लिए ये ड्रिंक पियो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तब आस पास के डिसाइबल भी कहने लगते हैं कि हाँ पियो, जल्दी पियो, प्रिंस युओ ने कहा है। जिस पर लुओ अब स्ट्रिंग की ओर देखती हुई कहती है कि जल्दी से पी लेती हूँ, उसके बाद ये मुझे परेशान नहीं करेगा, और यही सोच के ये स्ट्रिंग को पी जाती है। जिसके बाद प्रिंस युओ से कहती है कि हो गया, क्या अब मैं जा सकती हूँ। तब जो इसके प्याली में और ड्रिंक्स को डालते हुए कहता है कि अरे कहाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिस पर लुओ कहते कि नहीं मैं ये सब नहीं पीती, मेरा हेल्थ बिगड़ जाता है। तब जो कहता है कि अगर तुमने नहीं पिया तो फिर मैं अभी के अभी जाके तुम्हारी पूरी फैमिली को ही उड़ा दूंगा।
और फिर ये अपनी मन में क्या आता है कि लड़कियां तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम जैसी मासूम लड़कियों से इंजॉयमेंट करने का मजा ही अलग है। जसवाल वो अपने मन में क्या है कि ये प्रिंस पागल है, अगर इसने सचमुच में मेरे फैमिली को हर्ट किया तो मेरे ग्रैंड पाप बूढ़े हो चुके हैं और उसने पहले ही मेरी सगाई किसी लड़के से कर दी थी। पता नहीं जिसके साथ मेरी सगाई हुई है वो पावरफुल भी है या फिर नहीं। अगर इसकी बात नहीं मानी तो सचमुच में कहीं ये कुछ गलत न कर दे। और यही सोच के लोएस्ट रिंग को भी पीस आती है। तब शुरू क्या था कि वेरी गुड, अब एक और लो। जिस पर लो इसे भी पीते हुए कह रहे काश कोई मेरी हेल्प करता। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पिला रहा है ताकि नशे में मेरे साथ कुछ गलत कर सके। तब शुरू क्या था कि गुड गर्ल लो, एक और लो लास्ट। जिस पर तभी से टेबल पर हाथ पटकते हुए क्या था कि बस बहुत हुआ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन टेबल पर हाथ पटकते हुए क्या था कि बस बहुत हुआ। जिस बार आसपास के डिसाइबल्स कहने लगते हैं कि अबे तुझे मिर्ची क्यों लग रही है, तुम तो सिर्फ फ्यूचर स्पीड रिलम के 5वें लेवल पर हो। तो प्रिंस यू भी से बहुत ही गौर से देखता है। जिस पर शीन कहता है कि मेरा नाम शीन शैन है और अब तुम इस लड़की को और ज्यादा परेशान नहीं करोगे। तब से वो क्या था कि वो तो तुम हीरो बन रहे हो। जिस पर शीन क्या था कि इससे पहले कि मेरा मूड खिसके से माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तब से वो अब काफी हंसते हुए क्या था कि सिर्फ 5वें लेवल पर हो के इतना घमंड, तुम क्या कर लोगे बास्टर्ड, क्या तुम मेरी चंपी करोगे। जिस पर शीन इसे इग्नोर करके लोग पास आते हुए क्या था कि क्या तुम ठीक हो, कोई बात नहीं यहाँ आराम से बैठ जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरा नाम शीन चैन है और मैं डीमन क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तब लोगों क्या देखी चेन चैन ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। जिस पर चेन अपने मन में क्या था यहाँ सुना तो होगा ही ना, क्योंकि मेरी सगाई तुमसे ही हुई है। तब लोग कह रही है कि खैर जो भी हो, मेरा नाम लुओ तैनवी है और तुम्हारा शुक्रिया सीन मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पर शिव अब काफी गुस्से में क्या था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी पसंद की हुई लड़की पे चांस मारो, अभी क्या अभी माफी मांगो वरना। तब सीन इससे क्या था कि तुम यहीं पर बैठो, मैं उसका इलाज करके आता हूँ। जिस पर वो भी कह रही है कि हाँ साहब उसका अच्छे से इलाज करना, वो बहुत ही बुरा पर्सन है। तो अब सीन अब इसके पास आते हुए क्या था कि अब अगर अगले 10 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं निकले तो फिर तुम मरोगे। जिस पर प्रिंस वो क्या था कि चढ़ गया है, क्या अब जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो अब सीन क्या था कि अब 3 सेकंड बचे हैं। जिस पर वो क्या था कि 2 कौड़ी का आदमी मुझे धमकी दे रहा है तेरी तो मैं। तो अब सीन अब अपने अटैक को क्रिएट करते हुए क्या था कि 10 सेकंड खत्म हुए, अब तुम मरोगे। और इतना क्या थी ये इस अटैक को शिवो की तरफ कर देता है। जिस पर शिवो अब इस अटैक को देखते हुए क्या था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अब इतना कहते ये दूर से आके गिरता है। जिस पर ये लड़का काफी शौक होते हुए क्या था कि क्या मगर ये तो काफी वीक है। तो अब दूसरे डिसाइबल भी क्या था कि इन दोनों के लेवल्स में तो जमीन आसमां का फर्क है। तो फिर इसके बावजूद भी उस लड़के ने प्रिंस शिवो को पीछे कैसे कर दिया। जिस पर शिवो अब उठते हुए क्या था कि मेरे सामने ट्रिक का यूज, जिन के बच्चे मैं तुम्हारा खून पिसाऊंगा। तो अब सीन क्या था कि आजा फिर। जिस बार तभी यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि शिव डायनेस्टी की प्रिंसेस आ रही है। जिस पर शिवो भी रुकते हुए क्या था कि हाई प्रिंसेस कितनी सुंदर है। तो अब इधर हम देखते हैं प्रिंसेस वुशिन वो इधर लेडी यून के साथ आज आती है, जहाँ सारे लोग अभी ने ऐसे देख रहे थे कि मानो अपने जीवन काल में कभी भी लड़की ना देखी हो। जिस पर चीन क्या था कि यह तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत हो चुकी है। यकीन नहीं हो रहा कि अभी इसकी लेवल मुझसे भी कहीं ज्यादा है। तो अब वो क्या था कि बास्टर्ड वेट करो, इस पार्टी के खत्म होते मैं तुम्हारा भी खेल खत्म कर दूंगा। जिस पर चीन यहाँ से बगैर कुछ कहे ही चला जाता है। तो अब वो क्या था कि मैं प्रिंसेस के सामने अपना इंप्रेशन खराब करना नहीं चाहता। इस कमीने को ऐसी जगह मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगी। जिस पर आप प्रिंसेस वो कह रही कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे जन्मदिन पे आके इस दिन को इतना ज्यादा शानदार बनाया। आप लोगों के इन प्यारे प्यारे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा शेयर अप करने लगते हैं। जिस पर आप कुछ देर के बाद लेडी यून कह रही कि माई लेडी जरा चारों तरफ अपनी नजर घुमाइए। सारे प्रिंस और कल्टीवेटर्स की निगाहें आप ही के ऊपर है। तो वो क्या देखा रही नहीं छोड़ो और उससे मिलाओ जिसके बारे में मुझे तुम बता रहे थे। क्या वो लड़का सीन चैन वही है जो कॉर्नर में बैठा हुआ है। जिस पर लेडी यून कह रही है कि हाँ प्रिंसेस। तो प्रिंसेस वो अब सीधे शीन के पास जाने लगती है।
जिसे देख के आसपास के डिसाइबल्स उछलते हुए कहते हैं कि अरे देखो प्रिंसेस हमसे मिलने आ रही है। जिस पर वो अब अपने मन में क्या देखिए इकलौता ऐसा लड़का है जिसके बारे में मुझे सिस्टर यून ने बताया था। सिस्टर यून कभी भी किसी लड़के की तारीफ नहीं करती, बट ये लड़का सीन इसके बारे में ये मुझसे हमेशा ही बातें करती है। तो वो अब सीन से कहती है कि हेलो सीन, क्या हम लोग दोस्त बने। जैसे सुनते ही आसपास में कोहराम मच जाता है और लोग काफी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या। तो अब से वो भी काफी गुस्से में कह रहा है कि इसकी माँ का नाकिसा का आखिरी सीन में ऐसा है क्या जो खुद प्रिंसेस जा रही है इससे दोस्ती करने के लिए। जिस पर सीन अपने मन में कह रही है कि ये मुझे जानती नहीं तो फिर मुझसे दोस्ती करने के लिए क्यों आई है। और फिर सीन क्या था कि आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि आप मेरी दोस्त बने। आप कहाँ से डायनेस्टी की प्रिंसेस है और मैं बस एक छोटे से गांव के छोटे से क्लैन का यंग मास्टर। तो वो कह दे कि गांव भले ही छोटा है बट तुम्हारा डीमन क्लैन अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। अब अगर डीमन क्लैन का यंग मास्टर मेरा दोस्त बनने के लिए वर्दी नहीं होगा तो फिर और कौन होगा। जिस पर इस बात को सुनते ही लुओ अपने मन में कह रही है कि क्या ये डीमन क्लैन का यंग मास्टर चीन चैन है। तभी मैं सोचूं कि इसका नाम इतना फेमिलियर सा क्यों लग रहा था। ये वही पर्सन है जिसके साथ मेरी सगाई मेरे ग्रैंडपा ने सालों पहले कर दी थी। जिस पर वो कह रही है कि बताओ अब क्या कहते हो। तो फर्स्ट प्रिंस आते हुए क्या आता है कि वो तो डीमन क्लैन का यंग मास्टर भी हमारे बीच मौजूद है। जिन तुम्हारे फादर के बारे में बहुत सुना था, वो ऐसे पर्सन थे जो अकेले हजारों लोगों को निपटा सकते थे। उनकी बहादुरी की चर्चे तो चारों तरफ है। जिस पर फर्स्ट प्रिंस क्या आता है कि ऐसे नहीं डीमन क्लैन की रेपुटेशन इतनी ज्यादा है। तो वो कह रही कि बोलो सीन, अभी तक तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। जिस पर सीन अब एक और पैग मारते हुए कह रही प्रिंसेस आप और आपके भाई बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं। ये जानने के बावजूद भी कि मेरा गांव और क्लैन कितना छोटा है, बट मैं खुद जानता कि मेरी कल्टीवेशन अभी उतनी नहीं है जिससे मैं आपके स्टेटस को मैच कर सकूं। इसीलिए माफी चाहूंगा, अभी मैं आपकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। तब प्रिंसेस वो कह रही इसने तो बड़ी इज्जत से मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर आसपास के डिसाइबल भी कहने लगते हैं कि वह कितना सिद्धांतवादी लड़का है ये। अच्छा हुआ इसने मना कर दिया वरना हम इसका खोपड़ा फाड़ देते। तब शिव भी अपने मन में क्या था कि मैं इस बास्टर्ड को समझ नहीं पा रहा। जो डायनेस्टी की प्रिंसेस इसे सामने से लाइन दे रही है बट इसने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। जिस पर वो अपने मन में कह रही कि सिस्टर यून बिल्कुल सही थी, ये लड़का बाकियों से अलग है। और फिर ये यहाँ से जाती हुई कह रही कि तुमने मुझे दो दो बार रिजेक्ट किया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो फर्स्ट प्रिंस कह रहा है कि ठीक है अब टाइम है थोड़ा नाच गाने का, अपने अपने पार्टनर्स को चुन लो और डांस करना स्टार्ट करो। ये आज की रात बगैर नाचे कोई भी इस पैलेस से नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सिस्टर के बर्थडे को इतना ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, कोई भी रोक टोक नहीं होने वाला। जिस बार अब इसकी इतना कह रहे यहाँ चारों तरफ मुजरा शुरू हो जाता है और चारों तरफ लोग अपने अपने पार्टनर के साथ चांस में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि सीन भी लोगों के साथ डांस करने लगता है और करते हुए इसे सारी बातें बताता है कि वो कौन है। तब लुओ भी कहती है कि हाँ मैं जान गई हूँ। जिस बार ये सब देख के प्रिंसेस वू को काफी ज्यादा जलन होने लगती है और फिर ये फ्रस्ट्रेट हो गई चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ सब। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस वू से ये सब देखा नहीं जाता और ये चिल्लाती हुई कहती है कि रोको ये सब। तब लोग रुकते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर लेडी यून कहती है कि प्रिंसेस ये क्या कर रही है। तब प्रिंसेस भी साथ होती हुई कहती है कि हाँ सही कहा। सुनिए मैं चाहती हूँ कि ये दिन काफी बड़ा है और आप लोगों ने यहाँ पर आके इस दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया है, लेकिन सिर्फ नाचने और गाने में हम समय बर्बाद क्यों करें। क्या कहते हो सबके बीच एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। जिस पर जुओ कहता है कि इसके बाद अब कंपटीशन के बहाने उस सीन को लपेट दूंगा। तब वो कहते कि सीन तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे ना। जिस पर सीन कहता है कि दरअसल मैं और मेरी फियांसे काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तब वो अपने मन में कहते कि इसकी तो ये लड़का मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है। और फिर वो कोई एक आइडिया आता है और ये अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि जो भी यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसे मैं एक किस दूंगी। बस फिर क्या था सारे लौंडों का ईमान डोल जाता है और ये लोग अब एकदम से कुर्ता फाड़ते हुए कहते हैं कि अब तो कंपटीशन होके रहेगा।
जिस पर वो अपने मन में कह रही है कि सॉरी सीन, बट तुम्हें एक छोटा सबक सिखाना तो बनता है। आखिर तुमने मुझे दो दो तीन तीन बार रिजेक्ट जो किया। तो अब शिव भी सीन को आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ। अब शिव प्रिंसेस ये देखना चाहती है कि यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है, तो क्यों ना तुम डीमन क्लैन के यंग मास्टर मुझसे फाइट करो। जिस पर वो कह दे कि प्रिंस वो ये तो शॉर्ट टेम्पर का आदमी है, मुझे लगता है कि शिव से इसकी दुश्मनी पहले से है। तो अब लेडी यून कह रही है कि रोक दीजिए ये सब, इन दोनों के लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। जिस पर वो कह रही डोंट वरी, तुम हमेशा उसे बचाती कब तक फिरोगे। तो अब लेडी यून कह रही है उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि हमेशा ही उसका ख्याल रखूंगे। जिस बार शिवो कह रहा है तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही होगी सेन, क्योंकि यहाँ पे इकलौते तुम ही थे जिसने मुझे चैलेंज करने की जरूरत की थी। अब मैं बगैर हाथ पैर तोड़े तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने कैसे दे सकता हूँ। इसके अलावा प्रिंसेस से किस भी तो लेना है, इसीलिए मैं तुम्हें सबके सामने डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। तो अब लेडी यून कह रही है प्रिंसेस रोकी ये सब, ये अब खतरनाक हो जा रहा है। जिस पर प्रिंसेस वो कह रही डोंट वरी, ये सब बस फेंका फेंकी वाली बातें चल रही है, और अगर फिर भी जेन खतरे में पड़ा तो फिर मैं पर्सनली एक्शन लूंगी। एल्डर गो यहीं पर इनविजिबल तरीके से मौजूद है जो मुझे हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। वो कल्टीवेशन के 5th स्टेज यानी किंग रिलम के बंदे हैं, यहाँ पर उनके जितना पावरफुल और कोई भी नहीं। तो अब शिव कहता है कि जेन क्या तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए। जिस पर जेन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो अब शिव कहता है कि क्यों फट गई क्या। जिस पर जेन कहता है कि मैं ये बेवजह चुम्मा चाटी के लिए फाइट नहीं करता। तो अब शिव कहता है कि वो तो इसे प्रिंसेस के किस से कोई भी मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे गरीबों के मुंह से हाँ कैसे बुलवाना है। और इतना कह रही ये एक ट्रेजर को अपेयर करते हुए कहता है कि अब इसे देखो, ये ट्रेजर इतना ज्यादा रेयर है कि जिसे बेचने पर तुम्हारा पूरा गांव बिक जाएगा। तो अब सीन कहता है कि OMG ये तो डिवाइन थंडर वुड है। जिस पर शिव कहता है कि जानते हो ना ये क्या है। तो अब सीन कहता है कि डिवाइन थंडर वुड नेचर का एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो कल्टीवेटर के स्पीड वाले पोर्शन को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। जिस पर शिव कहता है कि अबे कितना देखेगा, अगर चाहिए तो आओ और आके ले लो। अगर इसे बेच भी दोगे ना तो तुम्हारा वो 2 कौड़ी का गांव अगले 20 सालों तक बैठ के खाएगा। तो अब सीन कहता है कि अब तो लड़ना ही होगा। स्पीड एक ऐसा फैक्टर है जो कल्टीवेटर की जीत या हार को तुरंत ही डिसाइड कर देता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है विजेता वही होता है। जिस पर शिव कहता है कि बोल बे भौंदे ये ट्रेजर देख के शौक हो गया क्या। तो अब सीन कहता है क्योंकि अब तुमने अपनी जान और ये डिवाइन थंडरवुड दोनों एक साथ मुझे देने का प्लान बना लिया है, तो अब भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जिस पर शिव कहता है कि वेरी गुड, अब सबके सामने तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी मंगेतर को भी उठा के ले जाऊंगा। तो अब इतना कहते ये अपने अटैक के साथ सीधे चीन की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर चीन भी अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि ये बात क्या है कि तुमने अपनी मौत को पक्की कर ली। अच्छा है, तुम्हें मारने के बाद अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रह जाएगा। तो अब शिव इसके करीब आते हुए कहता है कि तेरी तो। जिस पर चीन भी तुरंत ही इसके अटैक से बच के इसके ऊपर अपने पंच को मार देता है। तो अब शिव कहता है कि नहीं रुक जा, मुझे फाइट नहीं करनी, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ। जिस पर फर्स्ट प्रिंस कहता है कि इन दोनों के लेवल्स में इतना गैप है जितना समुद्र की गहराइयों में होता है। इसके बावजूद भी वो लड़का सीन ये कैसे कर रहा है। तो अब सीन कहता है सॉरी लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। और इतना कहते ही सीन इस पंच को इसके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से काफी बड़े धमाके के साथ जो यहीं पर खत्म हो जाता है। जिस पर लोग कहते हैं कि देखो स्वॉर्ड तो शुआ डायनेस्टी के सोल को डिनोट करता है। ये स्वॉर्ड बाहर आ गया, इसका मतलब प्रिंस वो मर चुका है। तो अब लेडी यून भी अपने मन में कहती है कि मुझे लगा कि सीन में बस थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत से बहुत ज्यादा हो गया। जिस पर प्रिंसेस वो कह रही कि उसने शुआ डायनेस्टी के प्रिंस को मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही पंच से। तो अब लोग कह रहे कि अब समझी ग्रैंडपा ने इसके साथ मेरी सगाई बचपन में ही क्यों कर दी थे। उन्होंने इसके टैलेंट को 10 साल की उम्र में ही भांप लिया था। जिस पर प्रिंसेस वो अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि एल्डर को क्या लगता है क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुआ डायनेस्टी का यंग प्रिंस मेरे बर्थडे पार्टी में मारा गया। तो अब एल्डर को कह रहे मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। जैसा प्रिंसेस वो कह रही सिस्टर यून तुमने सही कहा था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था।
तो अब सीन क्या था कि मुझे लगा कि वो मच्छर थोड़ा और देर टिकेगा, लेकिन वो तो एक ही पंच में मसला गया। जिस पर प्रिंस वूशोंग कह रहा कि मैंने जो जैसा गधा आज तक कभी भी नहीं देखा। वो भला एक स्त्रीडलम के बंदे से कैसे मर सकता है। तो अब लोग कह रहे कि यहाँ पर पावर्स के मामले में अभी सबसे ज्यादा पावरफुल प्रिंस वूशोंग ही है। क्या लगता है वो भी फाइट में कूदेंगे। जिस पर वूशोंग कह रहा है कि ग्रीटिंग सीन, तुम्हारा नाम सुना है, तुम डीमन क्लैन से हो। अब चूंकि यहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पावरफुल है, तो फिर मैं भला इस मौके पे पीछे कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे सूट डायनेस्टी को खुलेआम चैलेंज करता हूँ। जिसे भी लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो वो आए और आके मुझसे फाइट करे। मुझे सिर्फ किस नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रिंसेस चाहिए। मैं यहाँ मौजूद हर क्लैन, हर सेक्ट और हर डिसाइबल को चैलेंज करता हूँ, यह साबित करने के लिए कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल हस्बैंड प्रिंसेस वू के लिए और कोई भी नहीं है। तो अब सुन डायनेस्टी के लोगों, या तो मुझसे फाइट करके मुझे हरा दो या फिर अपनी प्यारी प्रिंसेस का हाथ मेरे हाथों में दे दो। तो प्रिंसेस वू कहती है कि ये कमीना क्यों कूद गया। जैसा फर्स्ट प्रिंस क्या था कि इसकी लेवल मुझसे भी 8 लेवल ज्यादा है। तो अब सीन क्या था कि आराम से बैठ जाओ, लगता है पार्टी का असली मजा अब शुरू हुआ है। जिस पर वूशो क्या था कि अरे क्या हुआ, पूरे सुन डायनेस्टी में कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो मुझसे फाइट कर सके। तो अब सेकंड प्रिंस क्या था कि मुझे मंजूर है। और फिर ये अपनी मन में क्या था कि जून डायनेस्टी के रेपुटेशन का सवाल है, बगैर फाइट किए मैं अपनी बहन की शादी इससे नहीं करवा सकता। जिस पर वूशो कह रहा है कि वेरी गुड, मुझे पता था कि जून डायनेस्टी में कायर लोग नहीं है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड प्रिंस ने वूशो की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जसवा वूशो भी कह रहा है कि वेरी गुड, मैं चाहता था कि जून डायनेस्टी में कायर लोग नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ हार या जीत के लिए ही फाइट करेंगे, एक दूसरे की जान लेने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड प्रिंस भी ओके कहता है। जिस पर वूशो कह रहा है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड प्रिंस भी कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं। जिस पर वूशो अपने अटैक के साथ तुरंत ही बढ़ जाता है। तो सेकंड प्रिंस भी अपने पॉइंट्स को क्लियर करता हुआ रेडी हो जाता है। जिस पर चीन कह रहा है कि नो डाउट सेकंड प्रिंस का ईगो उसके कद से भी बड़ा है। तो वूशो सेकंड प्रिंस के पास आके बहुत ही फास्टली अपने पॉइंट्स को मारते हुए कहता है कि काफी स्लो हो प्रिंस। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है कि क्या। तो अब इसकी इतना कहते ही ये पीछे जाके गिरता है, जहाँ वूशो कहता है कि क्या ही डिसअपॉइंटमेंट है, जून डायनेस्टी का सेकंड प्रिंस तो मेरे एक ही ब्लो में ढेर हो गया। मुझे तो अब इनके सामने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करने में शर्म आ रही है। तो प्रिंसेस वू भी कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जिस बार वूशो कहता है सेकंड प्रिंस, क्या तुम डिफीट एक्सेप्ट करते हो। तो अब सेकंड प्रिंस काफी गुस्से में कहता है तेरी तो, लेकिन तभी इसे कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और इसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिस पर वूशो हंसते हुए कहता है कि लगता है मैं जीत गया। तब सीन पीछे से आते हुए कहता है कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई प्रिंस, अब यहाँ से आगे मैं संभालता हूँ। जिस पर वूशो कहता है कि तुम, लेकिन तुम्हें तो प्रिंसेस से कोई भी मतलब है ही नहीं, तो फिर ये बैर कैसी। तब सीन कहता है कि फाइट करना है या नहीं, बस इतना बताओ। जिस पर पीछे से प्रिंस लॉन्ग आते हुए कहता है कि वेट ए मिनट ब्रदर, वो लगता है इस यूजे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है उस लूजर चूहो को मार कर। क्या कहता है मैं इसे एक अच्छा सबक सिखा दूं। तो वूशो कहता है कि जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम दिल वाले हैं, बस दुल्हनिया लेके जाएंगे। जिस बार सेकंड प्रिंस भी कहता है कि मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद सीन, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारे पूरे स्टेट में टोटल 10 डायनेस्टी है, जिसमें से ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी शक्तियां मेरे बड़े भाई से भी 8 लेवल ज्यादा है। तो अब सीन क्या था, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसकी लेवल सिर्फ और सिर्फ डिवाइन रिलम के 8वें लेवल पे है। इस लेवल के लोग तो मेरे पैलेस में कचरा उठाने के लायक भी नहीं है। मेरी नजरों में ये दिल वाला नहीं बल्कि झोपड़ी वाला है, जो दुल्हनिया लेके तो नहीं लेकिन मेरा लात खा के जरूर जाएगा। खैर सुनो तुम दोनों, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अगर तुम दोनों को मुझसे फाइट करनी है तो फिर दोनों एक साथ आओ। जैसा फर्स्ट प्रिंस क्या था, क्या दोनों के दोनों एक साथ। तो बगल वाला भी क्या था कि लगता है सीन पागल हो चुका है। जिस बार सेकंड प्रिंस क्या था, सीन तुम शांति भी हो, तुम क्या कर रहे हो। तो अब सीन क्या था, हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से, बस तुम पीछे हट जाओ, ये लोग इतने काबिल नहीं है कि प्रिंसेस वू छिन से शादी कर सके। जैसा फर्स्ट प्रिंस क्या था कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तो वूशो भी क्या था कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब देरी क्यों।
जाओ लॉन्ग, तुम ही इस एरोगेंट बास्टर्ड का काम तमाम कर दो। जसवा लॉन्ग भी तुरंत ही आगे बढ़ती हुई कह रहा है, डोंट वरी सीन, मेरे पलक झपकते ही तुम खत्म हो जाओगे। हम डायनेमिक प्रिंसिपल से ऐसे बात करने की सजा मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत के स्टाइल में दूंगा। तब सीन क्या था कि मैंने मौका दिया था तुम दोनों को एक साथ आने का, लेकिन नहीं, फिर भी तुम अकेले में ही आए, इसका मतलब अब तुम मरोगे। और इतना कहते ही सीन 3 पावर ऑफ गॉड को एक्टिव करते हुए इसके पंच पर अपना पंच मार देता है। तब इसके इम्पैक्ट से यहाँ पर मौजूद सारे लोगों की आंखें बंद हो जाती है। जसवर सीन क्या था कि कोई पानी मारो यार, पूरा माहौल ही कचरा हो गया। तब सारे लोग एकदम से शौक होते हुए कहते हैं कि क्या सीन बच गया, लेकिन कैसे। जसवा ऊषा भी काफी टेंशन में आती हुई कहता है कि इसने तो सचमुच में लॉन्ग को भी हर्ट कर दिया। तब लॉन्ग इधर खांसते हुए कहता है कि हाँ मैं हार गया। जिसे सुनते सारे लोग एक साथ कहते हैं कि क्या। तब प्रिंसेस वो कहती है कि सिस्टर यून जिन तो। जसवा लेडी यून भी अब काफी शौक होती हुई कहती है कि इसके फादर को जल्दी से सब कुछ बताना होगा। तब ऊषा कहता है कि आखिर तुम कौन से ट्रिक का यूज कर रहे हो, क्योंकि ईमानदारी से कभी भी एक फ्यूचर रिलम का लड़का डिवाइन रिलम के लड़के को डिफीट कर ही नहीं सकता। जसवर चीन कहता है कि फालतू की बातें नहीं तुम आ रहे हो या नहीं, बस इतना बताओ। तब ऊषा अब सीन के बारे में सोचते हुए कहता है क्या ये अपने डीमन क्लैन के किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, वरना इतने कम लेवल पर होने के बावजूद भी इतने पावरफुल अपोनेंट को डिफीट कैसे कर सकता है। जसवर चीन कहता है क्या रे बताओ भी, अगर नहीं लड़ना चाहते तो फिर घुटने टेको, माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब ऊषा कहता है कि मुझे धमकी मारना चाहते हो क्या बास्टर्ड। जसवर चीन अपने मन में कहता है कि मैंने डिवाइन थंडरबोल्ट के पावर को जितना समझा था उससे भी ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव निकला। बस कुछ ही देर में इसने मेरे रिकवरी की स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर दिया। यानी अब मैं अपने ओरिजिनल टेक्निक्स को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 या फिर 3 बार यूज कर सकता हूँ। जसवा ऊषा अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब सीन कहता है कि ओ कम ऑन, इस डायलॉग से अब मैं पक चुका हूँ। जसवा ऊषा सीन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तो फिर रियलिटी भी देख लो। तब ये लोग अब इधर उधर गिरते हुए कहता है कि देखो उसके स्वॉर्ड की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। जसवेल्डा को भी इस लड़ाई को देखते हुए कहता है कि नो डाउट कि ये प्रिंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये भी क्लियरली देख पा रहा हूँ कि वो लड़का सीन कोई मामूली लड़का नहीं है। अब इस लड़ाई का अंत होते मेरे मन में जो बचे हुए डाउट्स वो भी क्लियर हो जाएंगे। तब लेडी यूनो प्रिंसेस एक साथ कहती है कि सीन माफी मांग लो, अभी भी देरी नहीं हुई। जसवर सीन कहता है कि मगर क्यों, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। गोल्डन क्रॉप के चलो तुम भी एक्टिव हो जाओ। और इतना कहते ही सीन भी अपने अटैक को अपेयर करते हुए इससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां इन दोनों की फाइट अब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। तब सीन क्या था कि आज मैंने अपने लिमिट से भी ज्यादा पावर से यूज किया है, होप इससे मेरे बॉडी पर कोई बुरा असर नहीं होगा। जसवर वूशोंग भी बचते हुए क्या था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब ये डिसाइबल्स कहते हैं कि ये सीन तो मॉन्स्टर निकला। जसवर वूशोंग पीछे आते हुए क्या था कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तब सीन क्या था कि इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बस अपने अपने सोचने का ढंग है। इस दुनिया में हर बाप का एक बाप होता है, इसलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इतना कहते ही सीन अपने फाइनल पंच को बहुत फास्टली इसके बॉडी के आर पार कर देता है। तब वूशोंग क्या था कि मेरे डायनेस्टी के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना अगर मैं मर रहा हूँ तो फिर तुम भी जरूर मरोगे। जसवर इतना कह के वूशोंग यहीं पर मारा जाता है। तब डिसाइबल्स कहते हैं क्या प्रिंस वूशोंग मारा गया, अरे जल्दी अब भागो यहाँ से, वरना उन्हें खबर मिलते ही पूरे सुन डायनेस्टी में वो लोग लाशें बिछा देंगे। 3 पावरफुल डायनेस्टी के प्रिंस यहाँ पर आए थे, जिसमें से 2 तो मारे जा चुके हैं और एक पूरी तरीके से इंजर्ड है। तब फर्स्ट प्रिंस भी कहता है कि ये क्या अनहोनी हो गई। टॉप 3 मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी के प्रिंस मेरी बहन के बर्थडे पार्टी में मारे गए। अब जैसे इनके फैमिलीज में ये न्यूज पहुंचेगी ये लोग तो पूरा गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। जिस बार सेकंड प्रिंस भी कहा था कि हाँ सही का, ऊपर से जो 2 प्रिंस मरे वो भी इकलौते थे, यानी इनके परिवार वालों से माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तब लेडी यून कह रही सीन जल्दी भागो यहाँ से। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी यून कह रही कि सीन भागो यहाँ से, अब जून डायनेस्टी के लोग भी तुम्हें नहीं बचा सकते। जसवा लुओ भी कहती है कि उन लोगों के पता चलने से पहले ही तुम यहाँ से भाग निकलो।
तो अब सीन क्या था, डोंट वरी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जसवा लेडी यून कह रही है कि बकवास बंद करो और जल्दी से अपने फादर के पास जाओ। तो फर्स्ट प्रिंस कह रहा है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा इतनी बड़ी गलती करके। इसने दो दो पावरफुल डायनेस्टी के प्रिंसों को खत्म किया है। अब ये उन लोगों के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश होगा। जसवा सीन कह रहा है कि वो तो तुम लोगों ने भी औकात दिखाई ही दिया। देखो तुम लोग डरते हो तो फिर आराम से डरो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मुझे जो भी चैलेंज करेगा वो मरेगा, ये मैंने होश में आते ही ऐलान कर दिया था। तो फर्स्ट प्रिंस क्या था कि तुम अब भी एरोगेंट बन रहे हो। और फिर फर्स्ट प्रिंस इनसे भी डरते हुए क्या था कि बात को जरा समझो, तुम्हारी वजह से तीन तीन फैमिलीज मिलकर हमारे सुन डायनेस्टी को तबाह कर देंगे। जसवर सिंह अब यहाँ से जाते हुए क्या था कि मुझे बस कुछ दिन चाहिए, उसके बाद मैं उन तीनों फैमिलीज को भी देख लूंगा। तभी यहाँ अब अनाउंसमेंट हो रही है कि बाइसी एम्पायर के लोग भी आ रहे हैं। जसवर सिंह क्या था कि बाइसी एम्पायर, ये तो वही एम्पायर जो अभी सारे लोअर डिवीजन के सेक्टरों में बम्बू करके रखा है। और फिर सिंह हमें बताता है कि ये रिलम टोटल 5 रीजन्स में डिवाइडेड है, जहाँ सुन डायनेस्टी और इसी की जैसे आंडू पांडू डायनेस्टी होली रिलम के अंडर में आते हैं। ये इन 5 रीजन्स में सबसे छोटा वाला है। बाइसी एम्पायर वेस्ट रिलम के अंडर में आता है, जो कि इन 5 रीजन्स में सेकंड मोस्ट पावरफुल है। और इनसे भी ऊपर नंबर 1 पे है एंशिएंट रिलम, जो इन लोगों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते। एंशिएंट रिलम वालों को तो लगता है कि उनके अलावा जो बाकी के 4 रीजन्स है वो एकदम से ही वीक है, इसलिए वो लोग जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर एंशिएंट रिलम को साइड में रखा जाए तो फिर वेस्ट रिलम का सबसे पावरफुल सेक्ट बाइसी एम्पायर है। ये लोग अपने क्रूरता और डोमिनेंस के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। तो अब सेकंड प्रिंस क्या था कि अगर बाइसी एम्पायर वाले चाहे तो फिर सुन डायनेस्टी को छुटके बजाते ही मसल सकते हैं। इसीलिए हम बर्थडे या फिर पार्टी के बहाने उन तीनों ही डायनेस्टी के प्रिंसों को अपनी तरफ रखते थे, ताकि अगर कभी दुश्मनी हो तो फिर इनसे कम से कम टक्कर की फाइट हो सके। इनका जो मन करता है ये लोग वो करते हैं। आखिर 5 पावरफुल रीजन्स में ये सेकंड मोस्ट पावरफुल जो है। तो अब इसकी इतना कहते कहते यहाँ पर बाइसी एम्पायर का प्रिंस और इसके साथ ही एल्डर आ जाते हैं। जिस पर चीन इनके पावर्स को फील करते हुए कह रहा है कि क्या ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस प्रिंस की लेवल डिवाइन रिलम के पीक पर है और इसके पीछे जो एल्डर है वो भी किंग रिलम के पीक यानी टोटल 14 लेवल्स को कंप्लीट किए हुए है। तब इसी ये सब सोचते सोचते ये प्रिंस अब आगे जाते हुए कहता है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम प्रिंस क्वींसी है और मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि इस साल तुम 18 की हो गई। जसवर वो कह देगी थैंक यू, लेकिन हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तो क्वींसी कह रहा कि हाँ तो ये तुम्हारी गलती है ना, कितने गरीब हो जो एक एक्स्ट्रा इनविटेशन नहीं छपवा पाए। जसवर वो कह दे कि इनविटेशन सिर्फ जान पहचान के लोगों को ही दिया जाता है। तो क्वींसी कह रहा कि नो प्रॉब्लम, जान पहचान अभी बना लेंगे। वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अगले महीने के 10 तारीख को हमारी शादी होगी। और चिंता मत करो, दहेज में मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, बस तुम्हारा ये पूरा पूरा सुन डायनेस्टी चाहिए, ताकि भविष्य में मैं यहाँ पर मौजूद सारी डायनेस्टी को जीत सकूं और इस रीजन को भी अपना बना लूं। जैसा प्रिंसेस वो क्या थी, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तो क्वींसी क्या था कि अरे तुम अपने आप को कम क्यों समझ रही हो, मैं चाहता हूँ तुम एवरेज लड़की हो, लेकिन मैं फिर भी काम चला लूंगा। वैसे जानती हो तुम मुझसे शादी करके कभी भी अकेला फील नहीं करोगे, क्योंकि मेरी अदर जो वाइफ है वो हमेशा तुम्हें कंपेनियन देंगे। वो क्या है ना, मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहाँ के प्रिंसेस से शादी कर लेता हूँ उस जगह को हथियाने के लिए। मेरी कितनी पत्नियां हैं एग्जैक्टली ये मुझे भी नहीं पता। जसवा प्रिंसेस कह रही है कि बकवास बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तो क्वींसी कह रहा है कि क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ सच सच बता दिया। देखो प्रिंसेस, तुम उतनी भी सुंदर नहीं हो जितना खुद को समझती हो। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गया, वरना तुम्हें उठा के नौकरानी भी बना सकता था। जिसे सुन के सीन अपने मन में क्या था कि वाह क्या बात है, अकड़ तो बहुत है इन लोगों में। तो क्वींसी क्या था कि अब अगर एक और बार तुमने ना कहा तो फिर मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को मारने के बाद तुमसे शादी करूंगा। जसवा वो कह दे कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। तो अब लेडी यून कह रही प्रिंसेस अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। जसवा क्वींसी कह रहा है कि अब बता मुहूर्त निकलवाओ या फिर ऐसे ही शादी करोगे। तो प्रिंसेस वो कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जसवा क्वींसी अब काफी गुस्से में आती हुई कह रहा है कि क्या कहा तुमने, मैंने जरा ठीक से सुना नहीं। तो प्रिंसेस वो सीन की तरफ देखती हुई कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी को हाँ कह चुकी हूँ। जसवा सीन कहता है कि ये सब ये मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही है। तो वो कह रही कि एल्डर को आखिर अब मैं क्या करूं।
जिस पे एल्डागो कह रहे सॉरी प्रिंसेस, लेकिन अब मैं भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसके साथ जो ओल्ड मैन है वो किंग रिलम के पीक पर है, यानी वो किंग रिलम के लास्ट लेवल 14 पर है और मैं सिर्फ किंग रिलम के दूसरे लेवल पर। तो क्वींसी अब सीन के पास आती हुई क्या है कि वो तो ये तुम्हें चाहती है मिस्टर भोंदू। छी छी छी, मुझे तो तुम्हारे बॉडी से सिर्फ और सिर्फ गाँव और गोबर की स्मेल आ रही है। आखिर तुमने प्रिंसेस को फंसाया कैसे? खैर मैं समझ सकता हूँ, लड़कियों का दिमाग तो घुटनों पर ही होता है। जिस पर वो क्या देखिए वो पर्सन नहीं है जिसे मैं लाइक करता हूँ, प्लीज उसे कुछ भी मत करना। तो क्वींसी क्या याद आया कि ओ एम सी, ये तो टूरू लव है। अगर तुम इसे लाइक नहीं करती तो फिर इस नौकर जैसे लड़के को बचा क्यों रही हो? ये नौकर ही है ना, इसकी लेवल शायद स्पिरिट रिलम के 5वें लेवल पर है। अरे इस लेवल के साथ तो हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। क्या तुम्हें अपना मुंह काला करने के लिए यही मिला था? तो वो कह रही कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस वक्त क्वींसी अब सीरियस होती हुई क्या था कि तुम 2 कौड़ी की प्रिंसेस हो के मुझे बताओगी कि क्या गलत है और क्या सही। तो वो कह रही है कि अपनी सामान संभालो, मैं तुमसे नहीं डरती। जिस वक्त क्वींसी अब सीन से क्या था कि वह भौंदे तुम अभी तक खड़े क्यों हो? कोई सरिया तलवार उठाओ और खुद को खत्म कर लो, वरना अगर मैंने हाथ लगाया तो फिर बहुत ही पेनफुली मरोगे। चलो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिस वसीन कह रहा है कि चुप हो जा मदरबोर्ड। तो अब क्वींसी कह रहा है कि क्या कहा? जसवा लोग भी अब काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहे हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। इसने 22 एम्पायर के प्रिंस को माँ की गाली बक दी। तब बेचारी वो तो यहीं पर बेहोश होके गिर जाती है। जसवा क्वींसी कह रहा है कि काफी दिनों के बाद मुझे अंदर से गुस्सा आया है। अब तुम्हारी गर्दन को मेसी डायनेस्टी के मेन गेट पर एज अ पनिशमेंट के रूप में सजाऊंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वींसी कह रहा है कि बहुत खूब, काफी दिनों बाद मुझे अंदर से गुस्सा आया है। अब तुम्हारे सर को धड़ से अलग करके इसी डायनेस्टी के चौराहे पर सजाऊंगा। तो अब लू आगे आती हुई कह रही कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं था। जसवा जेन कह रहा कि डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और फिर जेन क्वींसी से कह रहा है कि तुम जो कर सकते हो या फिर जो करना चाहते हो वो जरा जल्दी करो, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मेरे पास और भी कई काम है। तो क्वींसी कह रहा है कि ओह तो ऐसी बात है, मुझे भी लग ही रहा था कि तुम्हारे गांव में गोबर उठाने का टाइम हो चुका है, लेकिन अफसोस अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। जसवर्जीन कह रहा कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो कर सकते हो वो जरा जल्दी करो। तो अब क्वींसी कह रहा कि अति उत्तम, लो मैं तुम्हारी बात मान गया। तो अब सीना बेल्डर गो को आवाज देते हुए कह रहा है तुम काफी देर से इनविजिबल हो, बट अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जिस वेल्डर गो कह रहे हैं क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन कैसे? तो अब सीन कह रहा है कि अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी तुम सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम अगले 100 सालों तक और जीना चाहोगे? तो अब एल्डागो कह रहे हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर चीन कह रहा है कि बनो मत, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम किसी टाइप के स्पेशल डिसीज से ग्रसित हो और अब तुम्हारी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते और बची है। तो अब एल्डागो भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, अब मैं ज्यादा से ज्यादा 1 वीक और जिंदा रहूंगा। मेरे इस अननोन बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस पर चीन कह रहा है कि मैं इस बीमारी से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, बट पहले तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मेरे चाहने वालों को बचाना होगा। इतना ही नहीं, अगर मैं लाइफ और डेथ की सिचुएशन में पड़ूं तब भी तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि क्वींसी और उसके साथ मौजूद उस एल्डर दोनों को एक साथ खत्म कर सकूं। तो अब एल्डागो कह रहे कि लेकिन इस बीमारी की वजह से मेरी लेवल काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। मैं उस लड़के क्वींसी को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन उस एल्डर के सामने मेरा कोई भी चांस नहीं है। जिस बार चीन के आदा कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी ब्लॉक हुई शक्तियों को दोबारा से लौटा रहा हूँ जो उस बीमारी की वजह से नीचे गिर गई है। और इतना कहते ही सीन एक मेडिसिन को अपेयर करता है जो इससे खुद एल्केमिस्ट क्वीन ने गिफ्ट किया था। ये इस मेडिसिन को एल्डर गो के ऊपर यूज करते हुए क्या था कि इसकी शक्तियाँ अननेचुरल है। ये मेडिसिन किसी भी टाइप की बीमारी, पॉइजन या फिर कर्ज को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। तो अब सीन की आशा करते एल्डर गो इंस्टेंटली जवान हो जाते हैं और फिर ये खुद को देखते हुए कहते हैं कि ये तो चमत्कार है, मैं वापिस से जवान हो गया, मेरी खोई हुई शक्तियां भी फिर से मुझे मिल गई। अब मैं किंग रिलम के 8वें लेवल पर पहुंच गया। और फिर एल्डर गो तुरंत ही जिन से कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपसे और अभी से मैं आपका गुलाम हुआ।
जसवर सीन क्या था कि मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, बस तुमसे जो कहा है उसे कंप्लीट करना। मैं किसी भी हालत में क्वींसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बस उस एल्डर से मुझे किसी भी हालत में बचाना है। तो अब वो क्या था कि लेकिन मैं अभी उन्हें बीट नहीं कर सकता, उनकी लेवल मुझसे 6 लेवल आगे है। जसवा सीन क्या था कि तुम्हें फाइट में नहीं कूदना है, तुम्हें बस मुझे तब बचाना है जब मैं बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच जाऊं। तो अब इधर आओ क्वींसी क्या था कि क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हो गए। जसवर सीन क्या था कि पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ही दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जसवा क्वींसी अब अपने ऑरा को अपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के लोग कहते हैं कि क्या ही टेरिफाइंग पावर है। तो अब क्वींसी क्या था कि क्या हो, इतने में ही शौक हो गए, अभी तो मैंने अपने वेपन को भी समन नहीं किया है। जसवा झील क्या था कि कुछ नया दिखाओ, इतने में काम कैसे चलेगा, आखिर तुम लोग मोस्ट पावरफुल सेक्ट जो हो। तो अब क्वींसी क्या था कि बिल्कुल तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी जरूर करूंगा। और इतना कहते क्वींसी यहाँ पर अपने ट्रू पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके में ये पूरा पूरा रॉयल पैलेस ही उड़ जाता है। तो अब ये लोग कहते हैं कि सबरा तो उड़ गया, अब हम लोग बचे हैं। जसवर सीन क्या था कि ये हुई ना बात, तो तुमने अपना वेपन अपेयर कर ही लिया। तो अब क्वींसी क्या था कि बिल्कुल, लेकिन तुम अपेयर नहीं कर पाए। ओ सॉरी, तुम गरीब गवार के पास वेपन ही कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे इस डिवाइन स्वॉर्ड को देखो, इससे मैंने अभी तक हजारों लोगों की गर्दनें उड़ाई होंगी। इसके आगे ना तो कोई ट्रिक काम आएगा और ना ही कोई डिफेंस। मैं अपने इस डिवाइन स्वॉर्ड से बस एक ही अटैक करूंगा और उससे तुम्हारा राख भी नहीं बचेगा। और इतना कह दे ये अपने अटैक को कर देता है, जिस बार इस अटैक की होती है पूरा एरिया ही हिलने लगता है। और लेडी यूना भी जीन को भागने के लिए कहती है, तो प्रिंसेस वो भी कहती है कि सामने से हट जाओ। बट सीन अपने केओस शील्ड को अपेयर करता हुआ यहीं पर खड़ा रहता है। तो अब ये अटैक इससे आके टकराता है और यहाँ पर करीब 5 मिनट तक बस धमाके ही धमाके होते जाते हैं। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि क्वींसी हंसते हुए कहता है कि क्या ही बकवास फाइट थे, मुझे घृणा आती है ऐसे कमजोर लोगों को मारने में। वो शूजा बातें तो ऐसे कर रहा था कि मानो कम से कम मुझे 10 मिनट तो टक्कर जरूर देगा, लेकिन देखो उसके शरीर की अस्थियां भी नहीं बची। तो अब ये लोग भी काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या क्या वाकई में सीन मारा गया। जसवा क्वींसी कहता है कि हाँ जी, भला मेरे स्वॉर्ड अटैक से आज तक कोई बच पाया था जो वो चूजा बचेगा। अब चलो प्रिंसेस के साथ अभी क्या अभी मेरी शादी तय करवाओ। तो प्रिंसेस वो कहती है कि मैं नहीं करने वाली। जसवर तभी धुएं के बीच से झील के आता है कि क्या तुम्हारा स्वॉर्ड बस इतना ही कर सकता था। तो क्वींसी काफी शौक होती हुई कहता है कि क्या ये बच गया। जसवर ये लेडीज भी काफी खुश होती हुई कहते हैं कि देखो सीन जिंदा है। तो अब सीन भी इधर अपने स्वॉर्ड के साथ आगे आती हुई कहता है कि तुम्हें मुझसे 10 मिनट तक फाइट करनी थी ना, अफसोस मेरा वेपन तुम्हें इतना टाइम नहीं देगा। जसवा क्वींसी अब काफी कंफ्यूज होती हुई कहता है कि ये स्वॉर्ड आखिर ये किस लेवल का स्वॉर्ड है। तो अब सीन कहता है कि तुम ये जानना चाह रहे हो ना कि मेरा वेपन किस लेवल का है, अफसोस तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। जसवा क्वींसी कहता है कि आखिर मैं देख क्यों नहीं पा रहा कि ये वेपन अर्थ लेवल का है, स्काई लेवल का है या फिर कोई एंसेंट वेपन है। तो अब सीन अपने मन में कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बट मेरे वेपन की प्रॉपर्टीज को नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये मेरा एंशिएंट डीमन पिलर है जो मेरे पावर और कैपेबिलिटी के अनुसार अपने शेप को चेंज कर सकता है। मेरे पास बस इनफ पावर होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने डीमन पिलर को किसी भी वेपन में ढाल सकता हूँ, चाहे वो स्वॉर्ड हो, स्पेयर हो या फिर स्काई ब्रेकिंग हैमर। तो अब सीन अब क्वींसी से क्या था कि तुमने अटैक कर दिया, अब बारी मेरी है। जसवा क्वींसी क्या था कि वो चुप हो जा, तुम बस एक कमजोर कीड़े हो। लेकिन तब तक सीन इसे अपने वेपन का ऑरा फील करवा देता है। उसके बाद क्वींसी से पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो क्वींसी कहता है कि ये क्या इल्यूजन है, मुझे अचानक से डर क्यों लगने लगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।